आपके साथ फिर आज कुछ एसएससी जेईई के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलते हैं आज हम पहले क्वेश्चन को लेके। द प्लग सीटिंग ऑफ रिले कैन बी अल्टर्ड बाय वेरिंग नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, एयर गैप ऑफ मैग्नेटिक पाथ, एडजस्टेबल बैक अप स्टॉप, नन ऑफ दीज। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्लग सीटिंग क्या होता है। पीएसएम प्लग सीटिंग, पीएसएम प्लग सीटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सीटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है? मेरा क्या होता है? फॉल्ट करंट रिले में फॉल्ट करंट होता है। और क्या होता है? करंट सेटिंग इनटू रेटेड सेकेंडरी करंट। ठीक है, ये जो मेरा होता है एम्पियर टर्न का कंडीशन इसलिए आ जाता है क्योंकि रिले अगर कोई सीटी का यूज करते हैं, ठीक है, सीटी का यूज करते हैं तो सीटी के थ्रू मेरा फॉल्ट को कम करके हम उसका यूज करते हैं, कम करंट पे हम रिले का यूज करते हैं। तो वो नंबर ऑफ टर्न, सीटी तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, जिसके थ्रू मेरा करंट कम होता है। ठीक है, जब करंट कम होता है तो वो करंट आ गया। ठीक है, और जिसके कारण एम्पियर टर्न वो सीटी का है। ठीक है, जिसके कारण ये नंबर ऑफ एम्पियर टर्न इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हम टी पैरामीटर देखते हैं, टी पैरामीटर जीरो नहीं, 100 टी पैरामीटर में ABC जेड टर्म, जिसमें क्या होता है ये ए और डी। ठीक है, ए और डी बराबर होते हैं, और जेड जो होता है जेड इम्पीडेंस होता है, जेड इम्पीडेंस बी हुआ जो, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पर मीटर लेंथ के अनुसार से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इंटायर लेंथ के अनुसार से। ठीक है, हम अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए वन कोर केबल्स आर 4 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर एंड 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। If the conductor diameter 2 centimeter, then find the diameter of metallic sheath। ठीक है, ये मेरा कंडक्टर हो गया। ठीक है, कंडक्टर हो गया, केबल कंडक्टर है। उसके बाद बीच में क्या होता है? बीच में मेरा क्या होता है? इंसुलेशन हम क्या इंसुलेशन लिए रेड कलर से, ये मेरा इंसुलेशन हुआ। ठीक है, ये मेरा इस पर इंसुलेशन हुआ। इंसुलेशन के बाद हम शीथ कनेक्ट करते हैं, शीथ जो कनेक्ट किए मेरा ये शीथ है। ठीक है, शीथ है। तो ये हम इसमें क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेस हमको निकालना है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला हम इसका क्या देंगे? फार्मूला जैसे जी मैक्स इक्वल टू क्या होता है? जी मैक्स इक्वल टू हो जाता है 2V डी इंटू एल एन डी बटे आर। ठीक है, ये आर हुआ कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस हो, जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर हुआ, और ये जो डी हुआ कंडक्टर से शीथ का डी हुआ। ठीक है, तो ये जी मैक्सिमम, और इसमें जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है, जी जो है आपका स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है कंडक्टर पे होता है, क्योंकि जी
डायमीटर कम है, मतलब डायमीटर ये तो कंडक्टर का डायमीटर यहाँ पे कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे शीथ की ओर जाएंगे तो ये डी का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, जिसके कारण जी का वैल्यू मेरा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके थ्रू निकालते हैं तो क्या होगा, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, डी हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, इसमें डी बाय आर का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, डी बाय आर का वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको फार्मूला वाइज तो समझ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जी ऑफ मैक्सिमम बटे जी मिनिमम। ठीक है, जी मैक्सिमम है तो जी मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, जी मैक्सिमम आपका हो जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे क्या होगा, डी हो जाएगा, जो कि कम डायमीटर है, यहाँ पे जो जी मिनिमम हो जाएगा डी इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जी मैक्सिमम हमको दिया हुआ है 40 किलोवोल्ट 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डी का वैल्यू जो दिया हुआ है, दी कंडक्टर डायमीटर दिया हुआ था हमको, डायमीटर ऑफ द मेटलिक शीथ निकालना है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मेटलिक शीथ 2 हो गया और कंडक्टर दिया हुआ है 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो डी इजकल टू 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इफ़ इन ट्रांसमिशन लाइन बी इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज बाय 5% देन द सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल। अब ये समझना है कि वोल्टेज को इंक्रीज करने से मेरा कंडक्टर का मटेरियल कैसे सेव होगा। ठीक है, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं हम क्या चीज़ के थ्रू, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या कंडीशन है, ट्रांसफार्मर की कंडीशन में है कि वोल्टेज को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इधर से वोल्टेज सप्लाई दिए, इधर हम वोल्टेज बढ़ाए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का V2, तो यहाँ पे करंट जो होगा इसके रिस्पेक्ट में कम आएगा, तो करंट रिस्पेक्ट में कम आएगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज जो है उसमें कम होगा, आई आर लॉसेज कम होगा, तो क्या होगा, कम होगा, तो ये हीट में कन्वर्ट होता है, हीट को डिसिपेट करने के लिए कम हीट होगा, हीट को डिसिपेट करने के लिए कम एरिया चाहिए। ठीक है, कम एरिया चाहिए, जिसके कारण मेरा कंडक्टर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। कंडक्टर जब थिन हो जाएगा तो हमको क्या होगा, जो पहले हम कंडक्टर का ज़्यादा मोटा कंडक्टर यूज कर रहे थे, इस समय वो पतला कंडक्टर यूज करेंगे, जिसके कारण से मेरा क्या हो जाएगा, कंडक्टर का मटेरियल सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो सेव हो रहा है वो कितना सेव हो रहा है। ठीक है, अब सेव होने का ये हम फार्मूला निकालते हैं, जैसे ये लॉस वो पावर लॉसेज V स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पावर लॉस हुआ उसी अनुसार से ये आपका क्या हुआ, कंडक्टर लॉस भी करता है, कंडक्टर लॉस करता है, तो P पावर लॉस हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 - 1/V स्क्वायर, V स्क्वायर क्या, जो अभी वोल्टेज मेरा इंक्रीज किया, तो ये वोल्टेज कितना आया, 1 - 1/1.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 9.29 गुना परसेंटेज में। ठीक है, 100, तो क्या होगा, इतना परसेंट आएगा 9.29, मतलब अप्रॉक्स 10 के आसपास मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार से मेरा क्या हो जाएगा, 10 के आसपास मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चलते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन पावर इज ट्रांसफर इज हायर। अब हमको ये क्वेश्चन में दिया होगा कि किसमें पावर ट्रांसफ़र हायर होगा। ठीक है, तो पावर ट्रांसफ़र का कंडीशन क्या है, मैक्सिमम क्या होगा, P = V स्क्वायर बाय XL। ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ज़्यादा होगा। मेन क्या कंडीशन, रिएक्टेंस का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाता है, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा,
रिएक्टेंस का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाता है तो मेरा क्या हो जाएगा, पावर कांस्टेंट, मतलब पावर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम ये हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन लिए, हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका अगर हम GMD निकालते हैं, मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस d है, तो इसका अगर हम GMD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, GMD निकालने के लिए ये पहले कंडक्टर से लिए तो ये d और ये दूसरे कंडक्टर से d, ये मतलब d और यहाँ से इसका डिस्टेंस मतलब ABC कंडक्टर दिए, ठीक है, ABC कंडक्टर, तो A से B का डिस्टेंस d, A से C का डिस्टेंस 2d, तो ये क्या हुआ d इंटू 2d। अब ये इसका हो गया, फिर B कंडक्टर से A का डिस्टेंस d और फिर B से C का डिस्टेंस d, मतलब क्या हुआ d इंटू d हो जाएगा d, और फिर C से क्या हो जाएगा, C से निकालेंगे d और 2d हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे GMD इसका आ जाएगा 2/3 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। GMD इसका इतना आ जाएगा, और GMR जो रहेगा, GMR का वैल्यू आ जाएगा इसका, GMR का वैल्यू आ जाएगा कितना, GMR का वैल्यू R ही मान लीजिए, GMR में कोई चेंज नहीं होगा, GMR दोनों का सेम ही रहेगा, या तो हॉरिजेंटल हो या तो ट्रायंगुलर हो, ठीक है। तब हम इसको क्या करते हैं, देखिए तब इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब इसका हॉरिजेंटल का कितना GMR आ गया, GMD आ गया, GMD आ गया था मेरा 1/3D आया था, 1/3D आया था GMD, ठीक है। इतना GMD आया था। अब ट्रायंगुलर का देखते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर का देखते हैं। ट्रायंगुलर का GMD अगर हम निकालने जाएंगे, GMD अगर निकालने जाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका D आ जाएगा, ठीक है, इसका D आ जाएगा। तो इंडक्टेंस अगर हम निकालते हैं, इंडक्टेंस L इजकल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 होता है, ठीक है, लेकिन ये तो कांस्टेंट होगा, और इसके अनुसार से हम अगर वेरी करते हैं L इजकल टू GMD/GMR, ठीक है, GMR हुआ ये, तो XL इजकल टू क्या हो जाएगा 2π, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें XC अगर निकालते हैं, XC निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 1/C हो जाएगा, मतलब जो कांस्टेंट C हो जाएगा 1/2πfC हो जाएगा। लेकिन यहाँ अब हमको कैपेसिटेंस इसका निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2π0 और 2π0 π होता है, और क्या होता है ln GMD/GMR हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में GMD/GMR हो जाता है। तब हम इसको क्या करेंगे, अगर ठीक है इसका GMD ये हॉरिजेंटल का 2/1/3 इंटू डी है, मतलब क्या हुआ, इसका GMD का वैल्यू ट्रायंगुलर से ज़्यादा है हॉरिजेंटल का, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसका इंडक्टेंस क्या आएगा, एक्सेल का इंडक्टेंस GMD हॉरिजेंटल के लिए अगर निकालते हैं तो GMD का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, इंडक्टेंस का वैल्यू आपका ज़्यादा आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, ये ट्रायंगुलर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और XC निकालते हैं तो XC निकालने के बाद कैपेसिटेंस का वैल्यू, कैपेसिटेंस मतलब इन्वर्सली हो जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, तो ये अगर इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके अनुसार से अगर हम टोटल इक्विवेलेंट पावर अगर निकालेंगे, इसका टोटल इक्विवेलेंट अगर पावर रिएक्टेंस निकालेंगे, तो मेरा क्या आएगा रिएक्टेंस, वो एक्सेल, ये एक्स ट्रायंगुलर का रिएक्टेंस जो है एक्स हॉरिजेंटल से कम होगा, जिसके कारण से क्या होगा, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ये ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा होगा, ठीक है, इसके कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काउंटर पीस इज ए काउज्ड ऑफ, काउंटर पीस पाइज एक क्या है, काउंटर पाइज एक तरह का अर्थिंग है, ठीक है,
ये अर्थिंग के रूप में यूज किया जाता है, और जो कि प्रॉपर डिस्चार्जिंग ऑफ लाइटनिंग सर्जेज को ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि प्रॉपर डिस्चार्जिंग ऑफ लाइटनिंग सर्जेज को हटाता है, ठीक है। काउंटर वाइज ये स्पेशल टॉपिक अर्थिंग के लिए है। अर्थिंग में और डिफरेंट और तरह के अर्थिंग हो जाते हैं, जो कि अर्थिंग के लिए अगर अर्थिंग का क्लास लूँगा तो मैं उसमें कवर कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। आई रूल ऑफ द 92 इज रिलेटेड टू, आई रूल जो होता है जो कि स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी के लिए रूल बनाया गया है कुछ, ठीक है। 92 के अनुसार ये मेरा हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग, ठीक है। ये आई रूल 92 कहता है क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग, लाइटनिंग में क्या क्या प्रोटेक्शन है और उसमें क्या कंडीशन होता है, वो सब आई रूल 92 में लिखा गया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन व्हेन द पेपर इंसुलेशन इज यूज्ड, ठीक है। जब कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, और इस पर हम अगर इंसुलेशन यूज करते हैं पेपर का, इंसुलेशन अगर हम पेपर का यूज करते हैं, इस पर अगर हम पेपर का इंसुलेशन यूज करते हैं पेपर का, तो कंडक्टर का जो एरिया होना चाहिए, कंडक्टर का पर एरिया, उस एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का, वो होना चाहिए 600 mm, 600 mm के आसपास होना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण से ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 600 mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए एरिया, ठीक है, ये मैक्सिमम होना है, ठीक। सेफ्टी फैक्टर क्या है? सेफ्टी फैक्टर हो जाता है कि आपका रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस विथ स्टैंड, मतलब क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो कितना विथ स्टैंड कर पाता है, किसी आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो कितना बेसिस, मतलब उस कितना फोर्स मैक्सिमम लगाएं कि वो टूटे नहीं, ठीक है, वो मैक्सिमम फोर्स बटा जो कि हम फोर्स अभी अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम फोर्स हो गया क्या विथ ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, इसका ये हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, इसका हो जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु पे हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स ये वस्तु सस्टेन कर लेगा कितना, और कितना अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। अगर ये फोर्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 मतलब सेफ्टी फैक्टर जो है, सेफ्टी फैक्टर लेस देन 1 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सेफ्टी फैक्टर लेस देन 1 होगा तो हम उसका क्या है, यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब वो वस्तु का जो ब्रेकिंग है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, जिस ज़्यादा फोर्स। इसलिए सेफ्टी फैक्टर जनरली आप देखते होंगे कोई भी क्वेश्चन में अगर सेफ्टी फैक्टर दिया हुआ रहता है तो 2 के आसपास ही दिया हुआ रहता है, 2, 2.5, 3 इसके आसपास ये सेफ्टी फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं। व्हाट इज़ द फोटोमीटर यूज द कंपेयरिंग ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। डिफरेंट कलर के लाइट को कंपेयर करने के लिए जो यूज किया जाता है क्लूड फ्लिकर फिनोमिना, ठीक है, ये होता है। और ये एक वंसन मीटर का जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है यूज द विजुअली कंपेयर द ल्यूमिनस इनटू लाइट सोर्सेज, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है, अरे यार, इसका जो यूज किया जाता है कंपेयर ऑफ ल्यूमिनस, मतलब ल्यूमिनस ऑफ टू लाइट सोर्स, लाइट सोर्स,
ल्यूमिनस मतलब टू लाइट सोर्स बंसन मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, टू लाइट सोर्स का ल्यूमिनस कंपेयर किया जाता है, ठीक है, बंसन मीटर। और गुल फ्लिकरिंग मीटर के बारे में हो, ये तो है कंपेयर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, इसका आंसर ये हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों है जो ग्रीस स्पॉट फोटोमीटर, ल्यूमेन बर्ड्यून फोटोमीटर जो है, इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बन सकते हैं। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम इसको दूसरा भी कवर कर लिए थे, ठीक है। चलते हैं दूसरा में। हाई फ्रीक्वेंसी फॉर इंडक्शन मोटर हीटिंग इज जनरेटेड। हाई फ्रीक्वेंसी फॉर इंडक्शन मोटर जनरेटेड किसके लिए किया जाता है, एनी ऑफ द अबव, सब के लिए किया जाता है। मोटर जनरेटर से स्पार्क गैप ऑसिलेटर, वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर। जो इंडक्शन हीटिंग का काम क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हाई फ्रीक्वेंसी में वो हीट करता है, ठीक है। जैसे आयरन, मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को जो है कि हीट करता है हाई फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में। जैसे हम इंडक्शन चूल्हा, ये सब चूल्हा हो गया और बहुत सारा चीज़ हो गया इस। और इंडक्शन हीटिंग जो जनरेट किया जाता है जनरेटर मोटर सेट से, स्पार्क गैप ऑसिलेटर, वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर सबसे किया जाता है, ठीक है। अब यूज ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशियो 1:2 एंड इज कनेक्टेड टू प्योरली रेसिस्टिव लोड, ठीक है। एक कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। वो रेसिस्टिव लोड पे कनेक्ट है, रेसिस्टिव लोड कनेक्ट है, और इसका एक मैग्नेटाइजिंग सर्किट इधर से है जो कि इसमें दिया हुआ है। मैग्नेटाइजिंग करंट 1 एम्पियर दिया हुआ है और इसका रेशियो है 1:2, ठीक है। एंड द सेकेंडरी करंट दिया हुआ है, सेकेंडरी में करंट कितना 1 जा रहा है, ठीक है, 1 जा रहा है। तो ये इसका करंट अगर इधर प्राइमरी में ही जाएगा, ये इसमें जाएगा करंट, और हमको करंट निकालना है I1, ठीक है, ये करंट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर करंट आएगा I1 डैश ये करंट है, ठीक है, हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये अगर इधर आएगा तो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर इधर आएगा तो कितना आएगा 2 एम्पियर हो गया। तब हमको क्या करना है, I1 फाइंड करने के लिए I मैग्नेटाइजिंग का होल स्क्वायर प्लस I1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद रूट अंडर हो जाएगा। I मैग्नेटाइजिंग कितना 1 का होल स्क्वायर और 2 4 हो गया, 4 कितना होगा, मतलब रूट अंडर 5 हो गया, 2.24, ठीक है, 2.24 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। सही है, 12 का ये आंसर हो जाएगा। विच इज़ द मेथड यूज ऑफ लाइटनिंग कैलकुलेशन, ठीक है। लाइटनिंग कैलकुलेशन में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। लाइटनिंग कैलकुलेशन होता क्या, हम करते क्यों हैं लाइटनिंग कैलकुलेशन, इसलिए करते हैं कि कोई भी लाइटिंग सोर्स है कि कितना ल्यूमेन फ्लक्स बाहर मेरा देता है और कितना सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। ये हम लाइटनिंग कैलकुलेशन, इसके थ्रू हम इसका इंटेंसिटी और क्या हो जाता है, डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, डायरेक्ट लाइटिंग में कितना परसेंट आ रहा है, इनडायरेक्ट लाइटिंग में कितना परसेंट आ रहा है, मतलब। तो ये जो यूज किया जाता है आपका वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड से, ल्यूमेन और लाइट फ्लक्स मेथड से यूज किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट मेथड से यूज किया जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस मेथड इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मेथड को क्या कहा जाता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। पॉइंट टू पॉइंट मेथड को इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए 3-phase सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग क्लॉकवाइज इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, देन क्या होगा।
देखिए डायरेक्शन ऑफ, अगर फील्ड हम रिवर्स कर देंगे तो सिंक्रोनस मोटर अगर रन कर रहा है उस कंडीशन में मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मोटर जिस डायरेक्शन में रन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा रन करेगा, ठीक है। हाँ, उसको रिवर्स करने के लिए अगर उसका रोटेशन हमको रिवर्स करना होगा तो वो उसका 3 फेज जो है 2 फेज को एक दूसरे में इंटरचेंज कर देने के बाद तब मेरा वो सिंक्रोनस मोटर रिवर्स रोटेट करेगा। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, मोटर विल कंटिन्यू टू रन एट सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज टू द एक्सटेंड द रेंज ऑफ इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का कौन है, या तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी। सीटी और पीटी जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आ जाता है, क्योंकि हम क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है कैसे, वो इंडक्टिवली कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वो इंडक्टिवली कन्वर्ट करने के कारण वो इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जिसके थ्रू हम हाई वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इंडक्शन इसमें जो होता है यूज एसी का होता है यूज, क्योंकि इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट एसी पे ही सिर्फ काम करता है, ठीक है। इसलिए ये आपका इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट इसका आंसर हो जाएगा। एसी पे काम करने के रीजन में यही होगा। ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट तो क्या होता है, डीसी पे काम करता है। और ये भी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, ठीक है। एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। इसका सिर्फ हो जाएगा क्या, एसी इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एसी पे ही काम करता है। इसका यूज किया जाता है वही आपका क्या में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसका रीडिंग लेने में, ठीक है। फर्मी एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच, फर्मी एनर्जी कैसा एनर्जी है, ठीक है। एक बैंड बनाते हैं, ठीक है। एक बैंड है ये मेरा वायलेंस बैंड हुआ और ये ऊपर में कंडक्शन बैंड हुआ तो ठीक है। अब हमको क्या है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और वह एनर्जी डालने पे मेरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगेगा। तो वो एनर्जी मेरा क्या कहलाएगा, फर्मी एनर्जी। टू मस्ट गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टू मूव कंडक्शन बैंड में मेरा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मस्ट बी गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू मूव टू कंडक्शन बैंड, ये आंसर बी, ठीक है। ये हो जाएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ अर्थिंग यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग। देखिए ट्रांसमिशन लाइन में जो अर्थिंग यूज किया जाता है पॉल के ऊपर, जो बड़े बड़े एचवी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है स्ट्रिप, देखिए स्ट्रिप अर्थिंग का यूज किया जाता है। स्ट्रिप अर्थिंग में होता क्या है, इसमें बायर का यूज किया जाता है। बायर होता है, ठीक है। एक बायर होता है कि जो डायरेक्ट अर्थ में डाल दिया जाता है वो, अब कितना गहरा, 15 मीटर, मिनिमम 15 मीटर गहरा इसको डाल के रखना होता है, ठीक है। और क्या हुआ, प्लेट अर्थिंग और रॉड अर्थिंग का यूज जनरली ट्रांसमिशन लाइन में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। अब अभी होगा ऐसे अर्थिंग का स्पेशल, जो अगर हम अर्थिंग से रिलेटेड लेंगे क्लास तब उसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब हमको डिस्कस करना है द सेक्शन ऑफ आई एक्ट डील विथ थेफ्ट ऑफ एनर्जी। जो घर में बिजली चोरी करके कोई जलाता है तो उसके लिए कितना सेक्शन लग सकता है, ठीक है। कौन सा सेक्शन लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार से, ठीक है। तो वो सेक्शन 135 लगेगा, ठीक है, 135 के अनुसार से। और हम इसके बारे में क्या करते हैं, सभी सेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन 29 कहता क्या है,
ये बात करता है कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, जो सप्लाई अपरेटस है, ठीक है, उसका कैसे कंस्ट्रक्ट करें, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करें, प्रोटेक्शन उसका कैसे करें, सप्लाई अपरेटस का, ठीक है। ये 29 मेरा कहता है। 40 कहता है 40 कहता है मेरा स्ट्रीट बॉक्स, स्ट्रीट बॉक्स जो मेरा रोड पे बॉक्स होता है, ठीक है, उसके बारे में, जो हम रोड पे बल्ब जलाते हैं स्ट्रीट लाइटनिंग में जो, और लाइटनिंग के नीचे जो उसका जो वायर का कनेक्शन होता है वो बॉक्स के बारे में ये कुछ कहता है, ठीक है। तो वो एक्सीडेंटल चार्ज। 42 कहता है एक्सीडेंटल चार्ज, ठीक है। एक्सीडेंटल चार्ज ये क्या है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, लाइट के थ्रू किसी को करंट लग गया, तो वो जो एक्सीडेंटल के अंदर आता है, ठीक है, वो एक्सीडेंटल चार्ज का रहता है। द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी ये क्या है, यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी है वेबर स्क्वायर पर मीटर। रिटेंटिविटी क्या है, वैसा मैग्नेटिक मटेरियल जो कि बिना मैग्नेटिक फील्ड में रखे अपने आप को मैग्नेटिज्म को क्या है रिटेन कर ले, ठीक है, वो रिटेंटिविटी कहलाता है। अपने मतलब क्या, जो मैग्नेटिक मटेरियल उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में बिना रखे हुए वो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर ले, वो रिटेंटिविटी कहलाता है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इसका क्या होता है, वेबर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का केस आ जाता है, कोई हम पोल लेते हैं, ठीक है, कोई मेरा पोल है, ठीक है, पोल लिए, पोल लेने के बाद और यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्स आया। मतलब क्या है, वो पोल स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उसका पोल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स फॉलो करेगा इसके थ्रू उतना पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और इसका जो मेजर करते हैं एम्पियर मीटर में करते हैं, ठीक है। ये SI यूनिट है, SI यूनिट क्या है इसका, एम्पियर मीटर हो जाता है ये, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ होगा जितना मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा एरिया में, वो होगा पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है, बाय।